हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो एचपी जीके सीरीज का ये है आपका चैप्टर 7। इससे पहले 6 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सभी को ये तो पता लग ही गया होगा कि 10 दिन बाद जो है वो एचपी पीएससी का जो आपका प्रोसीजर है एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने का वो शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपके सारे एग्जाम्स होंगे। तो अब जो है वो इन बातों से बाहर आइएगा कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसा रहेगा। इसकी बजाय जो है वो आप जो भी आपका वीक सेक्शन है उस पर जो है वो फोकस कीजिएगा। तो एग्जाम पैटर्न जो भी रहे, आपको पता है नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर उधर होंगे, सिलेबस आपका सेम रहेगा। मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, एचपी जीके, इंडियन जीके, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी एचपी जीके अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगी। इंडियन जीके में आपको पता है कितनी वास्ट है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर है। तो अब आप इन पर फोकस कीजिए अगर आपको एग्जाम में जो है वो अच्छा स्कोर करना है। अब आपको पता है एचपी पीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो इन सारी चीजों से बाहर आ जाइए और जितने भी एग्जाम है सारे होंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। हर एक एग्जाम होगा, धीरे धीरे होगा, नई वैकेंसीज भी सभी की आएंगी। तो अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, पंचायत सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की या फिर यूनिवर्सल एग्जाम जेओए की, कंडक्टर की, एचएस की, एलाइड की, टीजीटी की या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें आपकी एचपी जीके पूछी जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और उसके साथ साथ ये पूरी सीरीज आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। तो 7वां पार्ट है आपका और आपको पता ही होगा कि हम डिटेल में, जिन्होंने पहले देखी है उनको पता होगा, बट जिन्होंने नहीं देखी है तो डिटेल में हम इसमें कवर करते हैं और ये डिटेल आपको पूरे हिमाचल में कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं आपको, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो चाहे ऑनलाइन ले रहे हो, आपको इतनी डिटेल जो है वो कहीं पर नहीं डिस्कस की जाएगी। तो यहां पर आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। लाइक का एम रखते हैं 500 लाइक, ठीक है, जो कि आप इजीली करवा दोगे। वीडियो के लास्ट में अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक करके जाइएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक करंट अफेयर पर हम जरा नजर डाल लेते हैं। आईआईटी मंडी जो है आपकी, वहां के रिसर्चर्स ने जो है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड जो है वो प्रोड्यूस किया है, जो कि आपका प्रोड्यूस करेगा सोलर सेल के लिए मेटल ऑक्साइड लेयर को, ठीक है जी। डेवलप किया है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड मेटल ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए। कहां के शोधकर्ताओं ने? आईआईटी मंडी के। तो एक आईआईटी मंडी याद रखिएगा और दूसरा मेटल ऑक्साइड लेयर याद रखिएगा, ठीक है जी। इतना ही बस। दूसरा क्या है कि हिमाचल प्रदेश की समाज सेवी संस्था ओरिएंटल फाउंडेशन की संस्थापक और देश की सबसे कम उम्र की पंचायत प्रधान रही जबना चौहान, इनके बारे में आपने सुना होगा, को राज्य स्तरीय बिटिया स्माइल अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो कौन सा अवार्ड है? बिटिया स्माइल अवार्ड है। किसको मिला है? जबना चौहान को मिला है। ये चीज 2 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी फर्दर वीडियोस में कभी डिस्कस करेंगे। सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जो भी डिटेल बताऊंगा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, तभी आपके आगे चलकर जो है वो काम आएगा। चाहें तो आप इसको नोट डाउन जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में छोह निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? 4 आपके पास ऑप्शन है। मक्का हो गया भाई, गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया। किसको जो है वो छोह कहकर बुलाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मक्का। मक्का यानी कि मेज। अब ऐसा नहीं है कि पूरे हिमाचल में इसको छोह बोला जाता है, इसको बोला जाता है छोह आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में किस चीज को छोह बोलते हैं, तो वो है आपका मक्का। अच्छा, मक्का जो है वो आपको पता ही होगा खरीफ की फसल है, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली चीज, कृषि अधीन क्षेत्र। मैंने किसकी बात करी? मैंने बात करी कृषि अधीन क्षेत्र की, यानी कि ऐसा एरिया जो कि आपके कृषि के अधीन है, ठीक है, यानी कि उस पर जो है वो आपकी खेती की जाती है। तो इसकी दृष्टि से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका मक्के का स्थान है वो है आपका सेकंड नंबर पर मक्का है, यानी कि मेज है। मतलब कि मेज के लिए जो एरिया है वो सेकंड नंबर पर है। और फर्स्ट किसका है? फर्स्ट है आपका गेहूं का, यानी कि सबसे ज्यादा एरिया पर जो हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है, सबसे ज्यादा एरिया में, वो है आपकी गेहूं और सेकंड नंबर पर आता है आपका मक्का। अब ऐसा कहीं नहीं है कि भाई जिसके लिए एरिया ज्यादा होगा उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। तो यहां पर मामला उल्टा हो जाता है कि अगर एचपी में प्रोडक्शन की बात करें कि किस फसल की प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होती है, तो फर्स्ट पर आता है आपका मक्का और सेकंड पर आता है यहां पर गेहूं, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर, मतलब कि यहां पर मक्का जो है वो आपका फर्स्ट आ गया, इसने गेहूं को पछाड़ दिया। तो ये 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने। अगर एरिया वाइज आता है कि कृषि अधीन क्षेत्र के मामले से, तो आपका मक्का जो है वो सेकंड नंबर पर होगा, फर्स्ट पर गेहूं होगा। और अगर प्रोडक्शन के मामले में आता है तो फर्स्ट पर मक्का होगा, सेकंड पर गेहूं होगा। अच्छा, कांगड़ा में जो है वो सबसे ज्यादा कृषि अधीन क्षेत्र है, किसके लिए? मक्के के लिए। ये आप याद रख सकते हैं। ओवरऑल बात करें कि इंडिया में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है मक्के के प्रोडक्शन में, तो 5th रैंक जो है वो हिमाचल प्रदेश का है।
ये याद रखिएगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि इसकी वैरायटीज की बात कर लें तो वो है आपकी हिम 1 2 3, उसके बाद गंगा 3, विजय हो गई आपकी, और फिर हो गई अंबर। तो ये सारी किसकी हैं? ये आपकी मक्के की किस्में हैं। कौन कौन सी? हिम 1 2 3, गंगा 3, विजय और अंबर। ये चीज याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करंट अफेयर। यहां से करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें निकल कर आएंगी। अच्छा, मक्के की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 2021 और 22 में, ध्यान से सुन लीजिएगा, दोबारा बोल रहा हूं मैं, 759.61 थाउजेंड मीट्रिक टन की जो है वो प्रोडक्शन की गई थी। 2021-22 में जो मक्के की प्रोडक्शन हुई थी हिमाचल प्रदेश में वो हुई थी 759.61 थाउजेंड मीट्रिक टन। अब यही आंकड़ा 2022 और 23 की बात करें तो 2022-23 में तो टारगेट आएगा ना, क्योंकि 2023 चला हुआ है आपका। तो इसमें जो टारगेट है आपका वो है आपका 741,000 मीट्रिक टन। ठीक है जी। तो 2021-22 में प्रोडक्शन हुई थी 759.61 और 2022-23 के लिए जो टारगेट है यानी कि प्रोडक्शन होगी वो होगी आपकी 741। तो यहां पर अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एक आपको डिक्रीज दिखाई देगा। ठीक है, देख रहे हो ना, यहां पर 759 है और उसके बाद कम हो गया है 741 है, तो डिक्रीज हुआ है। तो ये जो आपकी टोटल ग्रोथ परसेंटेज है, जो आपकी ग्रोथ परसेंटेज है, इसमें जो है वो टोटल में डिक्रीज हुआ है। कितने परसेंट का? 2.4% का। तो ये चीज याद रखिएगा कि मक्के की प्रोडक्शन में 2022-23 में 2.4% का, -2.4% का जो है वो डिक्रीज देखा गया है। इसी तरीके से डिक्रीज आपका गेहूं में भी है और सबसे ज्यादा डिक्रीज जो देखा गया है वो चावल के मामले में देखा गया है। ये कभी मैं फर्दर वीडियोस में आगे आपको जो है वो बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि कितना कितना जो है वो किस किस में डिक्रीज हुआ है। बट मक्के की बात हुई थी तो मक्के में 2.4% का डिक्रीज जो है वो देखा गया। और ये आंकड़े याद रखिएगा, अप्रॉक्स तो याद ही रख लीजिएगा। 750 के आसपास जो है वो 2021-22 में और 740 के आसपास जो है वो 2022-23 में। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की बात करें उससे पहले आपको पता ही एग्जाम होने वाले हैं, तो एसआई का कोर्स आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ जेओए का कोर्स भी चला हुआ है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के कूपन कोड HPSI 2022 और JOIT 2022 आप यहां पर लगा सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 9882061022 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो किसी भी समय। उसके साथ साथ कल एक चीज याद रखिएगा, HP पंचायत सेक्रेटरी, उसके साथ साथ HP PSC क्लर्क, इन दोनों के कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च होने जा रहे हैं, PDF कोर्सेज प्लस आपको कुछ वीडियोस भी मिलेगी इंपॉर्टेंट, मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो 100 जो स्टार्टिंग में कैंडिडेट होते हैं उन्हीं को ही जो है वो डिस्काउंट मिलता है। फिर बाद में बच्चे बोलते हैं कि आपने हमें डिस्काउंट क्यों नहीं दिया, तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जुड़ जाइएगा, तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी ताकि आप उस डिस्काउंट को जो है वो अवेल कर पाए। तो ये चीज याद रखिएगा। अब हमारा ही कोर्स क्यों, आपको पता ही है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जिन्होंने एग्जाम कोर्स लिया था पहले भी हमारे कोर्सेज से बहुत पूछे गए हैं। डिटेल मटेरियल आपको मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलता है, MCQs मिलते हैं, 1 लाइनर मिलते हैं और मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे जब भी सिलेबस आउट हो जाएगा। लोएस्ट प्राइस है हिमाचल प्रदेश में, कहीं पर भी कंपेयर कर लीजिएगा। अगर आप कंपेयर कर लेते हो और आप उसी क्वालिटी में आपको दूसरा कहीं मॉक टेस्ट मिल रहा है तो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बट नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं। तो ये कल आप ध्यान रखिएगा, कल लॉन्च होगा। 100 के लिए डिस्काउंट है दोनों में ही, क्लर्क में भी और आपका जो आपका सेक्रेटरीट का होगा उसमें भी। तो टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा और साथ साथ वीडियोस भी जो है वो देखते रहिएगा। मिलेगा आपको जीके स्टडी ऐप पर ही। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका चोलंबा नृत्य निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। चोलंबा नृत्य के बारे में यहां पर पूछा गया है, तो 4 आपके पास ऑप्शन है, साथ साथ चूज कर लीजिए आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका किन्नौर। चोलंबा नृत्य आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। और अगर आपसे घाटी पूछ ली जाए तो घाटी है आपकी रोपा घाटी। अब यहां से एक चीज और भी क्लियर होगी भाई, जिनको नहीं पता है रोपा घाटी कहां पर है, तो रोपा घाटी आपकी किन्नौर में। रिलेट करके पढ़ोगे तो ही ज्यादा मजा आपको आएगा। तो चुलंबा नृत्य अगर पूछ लिया जाए किन्नौर में और घाटी पूछ ली जाए तो रोपा घाटी। अच्छा, जो चुलंबा नृत्य है ना वो आपका किया जाता है बाघ के मरने पर, बाघ के मरने पर किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो बाघ की खाल होती है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें भूसा भरा जाता है, भूसा भरा जाता है, प्लस उसके नाक में जो आपके गोल्ड के आभूषण, सोने के आभूषण डालकर जो है फिर यह डांस किया जाता है। चुलंबा नृत्य, बाघ के मरने पर बाघ की खाल में भूसा डाला जाता है, नाक में गोल्ड के आभूषण डाले जाते हैं और उसके बाद यह नृत्य किया जाता है। यह बोला जाता है आपका चुलंबा नृत्य किन्नौर में फेमस है। अच्छा, कुछ और नृत्य जो किन्नौर में है, डलशोन नृत्य किन्नौर में किया जाता है। डलशोन ये भी आपका रोपा घाटी में किया जाता है। उसके बाद आता है आपका क्यांग, बहुत बार पूछे गए हैं ये क्यांग।
ठीक है जी। उसके बाद बाक्यांग और एक आपका बोन्यांगछू, ठीक है, नाम थोड़े से अटपट है बट याद रखिएगा। अच्छा, जो बाक्यांग है ये सिर्फ फीमेल्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद कायांग जो है वो सामूहिक आपका जो है वो एक तरीके का लोक मतलब नृत्य है, ठीक है जी। फिर आपका एक हो गया लांबर, ये भी है। और उसके बाद हो गया आपका एक शेर नृत्य। शेर नृत्य को जो है वो छाम नृत्य भी बोला जाता है। तो ये दोनों नाम जो है वो याद रखिएगा। कौन कौन से हुए? डलचोन, कयांग, बाक्यांग, बोन्यांगछू, लांबर, शेर नृत्य और छाम नृत्य। अच्छा, शेर नृत्य में एक तरीके का सामूहिक ही समझिए, जो इसमें सबसे आगे नाचता है ना उसको धुरे कहा जाता है, धुरे, ठीक है जी, ये याद रख सकते हैं। तो कौन कौन से हो गए भाई किन्नौर के? चोलंबा नृत्य, डलचोन, कयांग, बाक्यांग, बोन्यांगछू, लांबर, शेर नृत्य, और शेर नृत्य को छाम नृत्य भी कहा जाता है। चोलंबा नृत्य बाघ के मरने पर किया जाता है। बाघ की खाल में भूसा भरा जाता है, नाग में गोल्ड के आभूषण डाले जाते हैं और उसके बाद जो है वो फिर किया जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है ताकि आपके एग्जाम में आने वाले समय में काम आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंडूरी किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 4 जिलों के नाम दिए गए हैं, घंडूरी किला आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिरमौर, ठीक है। घंडूरी किला आपका सिरमौर जिले में स्थित है। अगर स्थान पूछ लिया जाए तो स्थान का नाम है राजगढ़। राजगढ़ में आपका घंडूरी किला है। कौन कौन से और किले हैं? तो पहला किला है आपका मानगढ़। मानगढ़ किला कहां पर पड़ता है? पच्छाद में पड़ता है, मतलब सिरमौर में ही है बट स्थान पच्छाद है। अच्छा, मानगढ़ किला आपका कुल्लू में भी पड़ता है, ठीक है, कुल्लू के बंजार में। उसके अलावा मानगढ़ किला आपका कांगड़ा में भी पड़ता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। ज्यादा कई बार सिरमौर वाला ज्यादा जो है वो पूछा जाता है, बाकी कुल्लू में भी है और कांगड़ा में भी है मानगढ़ किला। उसके बाद आपका जातक किला। जातक किला कहां पर है? ये आपका नाहन में पड़ता है और इसका निर्माण जो है वो रंजोर सिंह ने करवाया था। ये भी आपका सिरमौर में। उसके बाद है आपका हरिपुर किला, हरिपुर धार में है, ठीक है। ये इतना फेमस नहीं है और ना ही एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है सिरमौर वाला। तो ये जातक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। मानगढ़ हो गया और उसके बाद घंडूरी किला हो गया। तो ये सारे किले आपको जो है वो याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुद्वारा श्री गुरु कोठा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 4 आपके पास ऑप्शन है। गुरु कोठा गुरुद्वारा है आपका मंडी जिले में, ठीक है, मंडी में पड़ता है। और अगर आपसे स्थान पूछ लिया जाए, स्थान है आपका सुंदरनगर। क्वेश्चन 2 ही तरीके से होते हैं। मान लीजिए कोई भी आपसे मंदिर पूछा जा रहा है या कुछ पूछा जा रहा है तो या तो डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी या फिर आपसे जो है वो स्थान पूछा जाएगा। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट और सुंदरनगर स्थान। अदर गुरुद्वारे कौन कौन से हैं? तो गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब, ये कहां पर है? ये भी आपका मंडी में है। उसके बाद आपका गुरुद्वारा श्री रिवालसर साहिब, ये कहां पर है? ये मंडी में रिवालसर में। तो ये याद रखिएगा, श्री गुरुद्वारा श्री गुरु कोठा जी और गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब और रिवालसर साहिब, ये आपके कहां पर है? मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी कि वन क्षेत्र जो कि क्षेत्र आपका जो एरिया आपका फॉरेस्ट के अंडर होता है उसकी बात हो रही है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाहौल स्पीति, ठीक है जी। लाहौल स्पीति जो है वो सर्वाधिक वन क्षेत्र है, वन एरिया है। अप्रोक्स अगर मैं आपको बताऊं तो 10,953 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया। ये मैं आपको 2023 के हिसाब से बता रहा हूं, आंकड़े जो हैं वो अपडेटेड हैं सारे। आप बुक्स वगैरह में देख सकते हो तो इसमें थोड़ा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बट मैं आपको 2023 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो लाहौल स्पीति में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो 10,953 किलोमीटर स्क्वायर है। अच्छा, सबसे कम वन क्षेत्र कहां पर है? तो सबसे कम वन क्षेत्र हमीरपुर में है। कितना है आपका? 165 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये चीजें याद रखें, ये भी आपके 2023 के अकॉर्डिंग है। जो भी डेटा होगा 2023 के अकॉर्डिंग होगा। फिर क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा वन कहां पर पाए जाते हैं? ठीक है, सबसे ज्यादा वन है आपके सिरमौर में। अब जरूरी नहीं है ना कि कोई, मान लीजिए वन क्षेत्र है, वनों का एरिया है वो आपका लाहौल स्पीति में ज्यादा है, तो जरूरी नहीं है ना कि सारे एरिया पर आपके वन हो ही। एरिया है, जरूरी नहीं है वन है, बट वन सबसे ज्यादा आपके सिरमौर में पाए जाते हैं, अप्रोक्स 49%। उसके बाद सबसे कम वन कहां पर पाए जाते हैं? वो आ जाती है फिर लाहौल स्पीति, क्योंकि आपको पता ही है कि मैक्सिमम जगह जो है वो खुली पड़ी है और ये आपका 1.41% के आसपास होता है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र आपका लाहौल स्पीति में 10,953 किलोमीटर के आसपास, और हमीरपुर में जो है वो सबसे कम वन क्षेत्र है 165 किलोमीटर स्क्वायर,
वन जो है वो सबसे ज्यादा सिरमौर में पाए जाते हैं 49%, और लाहौल स्पीति में जो है वो आपके सबसे कम वन पाए जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब बात आती है आपकी करंट अफेयर की, जो कि यहां से पूछे जा सकते हैं 2023 के अकॉर्डिंग। टोटल फॉरेस्ट एरिया अपडेटेड बता रहा हूं मैं, टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है आपका वो है आपका 2023 के अनुसार 37,948 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि जितनी हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया है उसमें से 37,948 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। और उस पे जो टोटल फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट आपको समझ आ गए होंगे, वो है आपके 15,443 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये तो वो एरिया है जो कि जंगलों के लिए है, बट जरूरी नहीं कि उस पे आपके पेड़ लगे हों, बट जो टोटल फॉरेस्ट है वो 15,443 किलोमीटर स्क्वायर पर है। तो ये परसेंटेज में आपका हो जाता है 27.74%, ठीक है जी। और ये आपका हो जाता है टोटल फॉरेस्ट एरिया 68.16%। तो अगर आपसे पूछ ली जाए कि कितने एरिया जो हिमाचल प्रदेश में है वो फॉरेस्ट एरिया है, तो 68.16%, और टोटल फॉरेस्ट कितनी परसेंटेज पर है 27.74%। और ये डाटा आपका 2023 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब तक का हो सकता है बुक्स में अपडेटेड हो, या फिर हो सकता है कि आप पुरानी बुक यूज कर रहे हो तो उसमें ओल्ड दिया हो, बट इसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईजीएमसी का नाम आपने सुना होगा, की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो आईजीएमसी की स्थापना की गई थी 84-85 में, ठीक है जी। देखिए आईजीएमसी जो था वो पहले जाना जाता था हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज के नाम से, एचपीएमसी के नाम से। 1966 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, और उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया था आईजीएमसी में 84-85 के आसपास। सेकंड नंबर किसका आता है? सेकंड है आपका राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज कहां पर है? आपका कांगड़ा में है, और इसमें क्या है कि 1996 में इसको जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। फिर एक आता है आपका दीन दयाल उपाध्याय आपका जो है ये आपका शिमला में ही है, ठीक है जी, शिमला में है। आपका आईजीएमसी भी शिमला में है, ये तो आपको पता ही होगा। तो दीन दयाल उपाध्याय शिमला में है, और इसको जो है वो पहले रिपन अस्पताल के नाम से जाना जाता था, रिपन अस्पताल। और 1990 में इसको जो है वो दीनदयाल उपाध्याय में बदल दिया गया था। तो दीनदयाल उपाध्याय की अगर आपसे फाउंडेशन पूछी जाती है तो 1990 में। अच्छा, एक कमला नेहरू अस्पताल भी शिमला में ही है, ये भी याद रखिएगा। इसको लेडी रीडिंग के जो रीडिंग हॉस्पिटल है उसके नाम से जाना जाता था। अच्छा, आईजीएमसी न्यूज में भी था, क्योंकि यहां पर ओपीडी, न्यू ओपीडी जो है वो बनाई गई है, ठीक है। तो ये तो पूछा नहीं जाएगा, बट आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट की बात करते हैं। चंबा के किस राजा के 2 पत्थर लेख देवरी कोठी और सेंचू नाला में मिले हैं? देवरी कोठी और सेंचू नाला में चंबा का कौन सा राजा था जिसके पत्थर लेख मिले हैं? पत्थर लेख यानी कि पत्थर होते थे, उस पर लेख लिखाए होते थे, जिनके बारे में, उन्हीं के बारे में वर्णन किया होता था। तभी पता लगता था ना कि भाई इस राजा के समय के हैं। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ललित वर्मन, ठीक है। ललित वर्मन चंबा का राजा था जिसके 2 पत्थर लेख देवरी कोठी और सेंचू नाला में मिले थे। अच्छा, इससे होता क्या था? इससे पता लगा था, जो ये लेख लिखे थे इसमें बताया गया था कि जो आपका तिस्सा है प्लस जो आपका पांगी है वो ललित वर्मन के समय जो है वो चंबा का पार्ट थे। ये इन पत्थर लेखों में बताया गया था। उसके अलावा जो ललित वर्मन था उसको इस लेख में जो है वो महाराजा धीराज लिखा हुआ था, महाराजा धीराज लिखा हुआ था। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि भाई एक तो तिस्सा और जो पांगी थे वो चंबा का ही पार्ट थे ललित वर्मन के समय में, क्योंकि उसके बारे में जो थे ये पत्थर लेख थे, और दोनों पत्थर लेखों पर ललित वर्मन को महाराजा धीराज जो है वो लिखा हुआ था। तो ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट की बात करते हैं। कुल्लू के किस राजा ने स्पीति के राजा चेतमैन को हराया था? तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यहां पर पूछा है कुल्लू के किस राजा ने, और स्पीति का कौन सा राजा था? वो था चेतमैन। तो ये भी याद रखिएगा। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रसिद्धपाल। कुल्लू का राजा था प्रसिद्धपाल जिसने चेतमैन को हराया था। अच्छा, जो प्रसिद्धपाल था वो आपका रुद्रपाल का पोता था। अब दादा की बात हुई है तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये रुद्रपाल के समय में जो था एक स्पीति का राजा था राजेंद्र सेन, ठीक है। इसने क्या किया था? इसने जो है वो कुल्लू पर आक्रमण किया था, ठीक है जी। कुल्लू पर आक्रमण किया और रुद्रपाल को जो है वो कर देने के लिए विवश कर दिया,
ठीक है, क्या हुआ था कि रुद्रपाल के समय में स्पीति के राजा कौन था? राजेंद्र सेन। राजेंद्र सेन ने क्या किया? कुल्लू पर आक्रमण किया और इसे कर देने के लिए बाध्य किया। फिर इसका बदला लेने आया इसका पोता प्रसिद्धपाल। प्रसिद्धपाल ने जो है वो स्पीति के राजा चेतमैन को हराया। ये पूरी स्टोरी थी, ये चीजें आप जो है वो याद रखिएगा। अच्छा, रुद्रपाल के समय में ही जो है चंबा वालों ने, ठीक है, क्योंकि फायदा सब उठाते लड़ाई का, तो चंबा वालों ने क्या किया था? लाहौल का एरिया जो है वो कुल्लू से छीन लिया था। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें जो है वो यहां पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। थॉमस कोरियाट निम्नलिखित में से किस वर्ष कांगड़ा की यात्रा की थी? थॉमस कोरियाट ने, थॉमस कोरियाट ने की थी आपकी 1615 में, याद रखिएगा 1615 में। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए थेवेनॉट, तो थेवेनॉट ने कांगड़ा की यात्रा करी थी 1783 में। और विलियम मूरक्राफ्ट, WM से याद रखिएगा, विलियम मूरक्राफ्ट, इसने की थी 1832 में। तो ये तीनों ही जो है वो आपके यूरोपीय यात्री थे और इन्होंने जो है वो कांगड़ा की यात्रा करी थी। तो कांगड़ा के बारे में बात करें तो कांगड़ा की थॉमस कोरियाट ने 1615 में सबसे पहले, फिर थेवेनॉट ने 1783 में और फिर विलियम मूरक्राफ्ट ने 1832 में। क्योंकि ये सन मैंने आपको एक साथ क्यों बताया? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था, तो अगर आपको सन याद होंगे कि भाई 1615 में पहले थॉमस कोरियाट आया था, तो आप बिल्कुल इसको जो है वो सही करके आओगे। और कौन कौन से आए थे? थॉमस कोरियाट, थेवेनॉट और उसके बाद आपका विलियम मूरक्राफ्ट। ठीक है जी, कांगड़ा के बारे में बात करें, वैसे और भी जगह गए थे, उनको कभी फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमीरपुर के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र है? आकाशवाणी केंद्र कहां पर है? हमीरपुर में। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पकपड़ोह। पकपड़ोह में जो है वो आकाशवाणी केंद्र है। अच्छा, ताल भी इंपॉर्टेंट है। ताल में क्या है साथ साथ बताइए जल्दी जल्दी? भेड़ प्रजनन केंद्र। भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है आपका? ताल में है। जल्लाड़ी में क्या है? जल्लाड़ी में है आपका दुग्ध अभिशीतन केंद्र। ठीक है, पकड़पोह में तो आपको पता ही लग गया आकाशवाणी है। अच्छा, डुंगरीन में क्या है? नवोदय विद्यालय। सारे ये आपके कहां पर हैं? हमीरपुर में ही है नवोदय विद्यालय। तो बात किसकी हो रही है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ताल पड़ता है जहां पर भेड़ प्रजनन केंद्र है, जल्लाड़ी पड़ता है जहां पर दुग्ध अभिशीतन केंद्र है, पकड़पड़ोह पड़ता है जहां पर आपका आकाशवाणी केंद्र है, डुंगरी पड़ता है जहां पर आपका नवोदय स्कूल है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि आपका NIT भी है हमीरपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत खास चीज, पक्का भरों। पक्का भरों में एक पढ़ता था HPSSC, ठीक है, जो कि अब जो है वो नहीं रहा है और इसी के एग्जाम बहुत जल्दी जो है वो कंडक्ट करवाने वाला है HPPSC। तो ये चीज भी आप तैयार रखिएगा, ये मुझे ऐसे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, तो तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म यहां पर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और 500 लाइक का एम है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा। बाकी देखिए कोर्सेज वगैरह कल लॉन्च हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जुड़े रहिएगा टेलीग्राम के साथ और वीडियोस देखते रहिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।